ठंड का प्रकोप और धूप का है लोप, आप बिस्तरों पे चाय की गुहार दो। ना नहा सको अगर तो खोपड़ी भिगो लो आप, और इस तरह से गैप मार दो। वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया। चली फिर ब्रेकिंग है सीमा, सचिन के लिए सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो। यहाँ पे सेट नहीं होती, वहाँ से सेट कर लो। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का वहाँ जहाँ जन्म स्थान है अयोध्या में, वहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि इस दिन का मुझे लगता है कि सभी सनातनी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभु श्री राम के प्रति वो आत्मीय जुड़ाव भी देखने को मिलता है, जिसका पूरा श्रेय लगभग लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। तो कैसे उनको बधाई देना चाहेंगे अपने अंदाज में? कि है अवध कांतिमय राम आने को है अवध कांतिमय राम आने को है, मिट गया मन का भय राम आने को है। युग युगों का ये वनवास पूरा हुआ, आ गया शुभ समय राम आने को है। हेलो एवरीवन, मैं अंजलि और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं सोशल मीडिया के ट्रेंडिंग स्टार शेखर त्रिपाठी जी। स्वागत है शेखर त्रिपाठी जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वो जो वायरल है, ठंड है प्रचंड है आपका, सबसे पहले एक बार वो सुना दे, फिर हम आगे बातचीत को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। ठंड का प्रकोप और धूप का है लोप, आप बिस्तरों पे चाय की गुहार दो। ना नहा सको अगर तो खोपड़ी भिगो लो आप, और इस तरह से गैप मार दो। जो नहा चुका है मित्र सिर्फ वो ही है पवित्र, ये वहम जहन से तुम उतार दो। कंबलों को छोड़ के जगत के हर प्रलोभनों पे बिन कहे सुने ही लात मार दो। ये ठंड है प्रचंड। बहुत बढ़िया, मतलब इसको जितनी बार सुनो ना ऐसा लगता है कि आलस एकदम आ रही है और हम बस कंबल में घुसे रहे और इसे सुनते रहे। तो मतलब मैं सबसे पहले मुझे ये जानना कि थॉट कहाँ से आया? थॉट ये ऐसे है ना, ये मुझे लग रहा है कि करीब 2-3 साल पहले मेरे मन में ये गूंज रहा था कि ये ठंड है प्रचंड करके, लेकिन उस पर कुछ मैं बहुत बेहतर कुछ कर नहीं पा रहा था। इस बार जैसे ठंडी शुरू हुई तो मैंने कुछ ऐसे रात को बैठ के मैंने सोचा कि हाँ कुछ लिखा जाए, तो फिर ये लिख गया, लेकिन मैंने किसी से शेयर नहीं किया, मैंने किसी से बताया नहीं। एक दिन मैं और मेरे एक मित्र हैं आकाश पांडे अंबर, तो हम लोग गए थे एक फ़ोटोशूट के लिए। फ़ोटोशूट के बाद में जैसे ही हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा फ़ोन निकालो, मुझे एक वीडियो शूट करना है। तो वहाँ पे कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, मुझे याद भी नहीं था, तो मैंने कहा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन में इसको जूम करके थोड़ा सा मुझे दिखाओ, मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ। वो वीडियो जो वायरल हुआ है उस पर मैंने फ़ोन में देख के पढ़ा है, जबकि मुझे आदत नहीं है, मैं ज़्यादातर तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन वो मैंने देख के पढ़ा। और फिर उसके बाद मैंने उसे 12 दिसंबर को पब्लिश किया और मेरे ख्याल से 20 दिसंबर के बाद में फिर वो उठना शुरू हो गया। ये पीयूष मिश्रा जी के बहुत फेमस सा गीत है, आरंभ है प्रचंड है, जी। उस पर आपने ये लिखा है, तो ये सोचा था कि इस पे पैरोडी बनाएंगे? देखिए क्या है ना कि पीयूष मिश्रा जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत ही प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे गाने, मतलब मैं कहीं अगर मैं बाहर होता हूँ, कार में मुझे बजाना होता है, तो मैं सीधे गैंग्स ऑफ वासेपुर के सारे गाने में बजाता हूँ। तो मुझे बड़ा आनंद आता है उनको सुनते हुए। तो कहीं ना कहीं वो मेरे जहन में घूमते रहते हैं और वहीं से फिर ये पैरोडी लिख गई। और जो अब सोशल मीडिया पर घूम रही है तो फिर कैसा लगा जब रिस्पांस आना शुरू हुआ और ये चीज़ें इतनी वायरल हुई? तो उस टाइम पे आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? रिएक्शन ऐसा था, अच्छा ये जब क्या था ना कि जब ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड करना शुरू किया तब वो अचानक से नहीं हुआ। ये उसके जितने भी अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा मुझे लग रहा है लोगों ने देखा होगा, जिन्हें हमने काउंट किया है अलग अलग वीडियोस से, और मेरी टीम ने भी देखा उसको। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया, अपने स्टेटस पे लगाया, फिर उनसे मांग के किसी ने लगाया, ऐसे तो अनगिनत हैं जी। तो ये जो संख्या है ना, ये मुझे लग रहा है कि ये अचानक से नहीं हुई थी। 20 तारीख को पहले मुझे लगा कि ये 10,000 हैं, 20,000 हैं, फिर 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, फिर मिलियन, ऐसे करके ये व्यूज़ धीरे धीरे बढ़े। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे पास कॉल आता है एक दिन, अभी 5-6 दिन पहले, मेरे एक दोस्त का, कि विशाल श्रीवास्तव एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे फ़ोन किया कि
भैया आपको बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा हाँ यार, वो मेरा एक चल तो रहा है पैरोडी, चलो ठीक है। कह रहा नहीं, उसके लिए नहीं, देश के नेशनल मीडिया के तमाम सारे चैनल्स पे आपकी खबर लगाई जा रही है जी। और उसके बारे में पूरी रिसर्च के साथ में कि कौन कौन सा किसने क्या कमेंट किया, उस पर शेखर त्रिपाठी ने क्या कहा, वो सब कुछ हाँ, वो मैंने भी सिरे से देखा, बात वो के। हुई से शेखर त्रिपाठी, शेखर हाँ। त्रिपाठी कौन है, ये सारी चीजें काफी चल रही थी सोशल मीडिया मुझे पर। यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो पल मेरे लिए हाँ सच में थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि कुछ बेहतर हो गया है। क्योंकि क्या होता है कि हम कवियों के पास में एक भ्रम फैला हुआ है पूरे समाज में कि हम जो कुछ भी लिखते हैं हमें बहुत आसान लिखना पड़ेगा। जी। लोग कहते हैं कि कठिन चीज़ें नहीं चलती, जिसमें क्लिष्ट हिंदी भाषा का प्रयोग होता है वो चीज़ें नहीं चलती, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल। इस गाने में हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, आपको संस्कृत का भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे लिए एक प्रेरणा भी है, और जो लोग बहुत आसान लिखने की कोशिश करते हैं, मेरा उनसे एक संदेश है कि आप बहुत आसान लिखने की कोशिश मत भी करें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका कंटेंट लोगों को छुएगा तो फिर लोग उसे बहुत ऊपर उठा देंगे। अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शेखर जी जो हैं वो एक बहुत ही बड़े जाने माने हमारे देश के हास्य कवि भी हैं। तो कहाँ से ये हास्य कवि बनने का ख्याल कहाँ से आया, कैसे बने हास्य कवि? कभी नहीं आया हास्य कवि बनने का ख्याल। वो तो एक अलग बात है कि अब मैं समय की धार के साथ में बहता चला जा रहा हूँ, लेकिन हास्य कवि बनना मेरा शौक नहीं था, ये मुझे आवश्यकताओं ने बना दिया, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि 2-3 साल से मैं हास्य की कविताएं लिख रहा हूँ, तकरीबन 2.5 साल से। हाँ, ये बात अलग है कि मैं पैरोडीज पहले से लिखता था, लेकिन मुझे उन्हें पढ़ना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे मंचों पर लिख कर आऊँ। उसके पीछे कोई और कारण नहीं, ऐसा नहीं था कि मेरी पैरोडीज पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं अच्छी कविता लोगों के बीच तक लाऊं। लेकिन फिर मुझे लगा कि हास्य के कवियों की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी मांग है हमारे आजकल के कवि सम्मेलन के मंचों पर जी। तो हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमें कुछ, चूँकि मैंने अपने सारे प्रोफेशन छोड़ के मैंने कवि सम्मेलन के फील्ड को अपनाया हुआ है, तो फिर वहाँ पर मुझे थोड़ा सा उस धार के अनुसार भी बहना पड़ा। चूँकि मैंने तमाम सारे टीवी शोज़ किए हैं, तो उन टीवी शोज़ के बारे में आप सबको पता है कि अगर वहाँ पर हास्य की कविताओं को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है, फिर उनके अनुसार लिखना। मान लीजिए कहीं पे शो है तो उसके हिसाब से हमें हम जब लिखते थे तो हमें एक सब्जेक्ट दिया जाता था, फिर हमें वैसे लिखना होता था। फिर धीरे धीरे करके हास्य में चीज़ें होने लगी। लेकिन मैं मूलतः मैं गीतकार हूँ, और मैं खुद को एक कवि तभी मानता हूँ जब मैं अपने किसी गीत को खुद से गुनगुना लेता हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ सच में मैं कवि हूँ। गीतों और टीवी शो से याद आया कि शेखर जी, आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शैलेश लोढ़ा जी, जिनको कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है, उनके साथ आपने स्क्रीन स्पेस शेयर किया, तो कैसा लगा, वो मोमेंट कैसा था? वो बहुत ही अच्छा था। और हमारे कवि सम्मेलन में अभी एक ऐसा टीवी शो जिसने 1 साल के अंदर बहुत ही नाम कमाया, और सबसे अच्छी बात यह है ना कि उसमें तकरीबन मुझे लग रहा है कि 1000 कवियों के आसपास कवियों को मौका मिला। तो ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक छोटे से शहर से निकलकर, या कुछ ऐसे कवियों को भी उन्होंने बुलाया जो गाँव के कवि थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मंच नहीं साझा किए थे, लेकिन उनके अंदर प्रतिभा थी। बिल्कुल। उनकी कविताएं बड़ी मजबूत थी, उनकी हास्य कविताएं ऐसी थी कि आदमी लोटपोट हो जाए। तो वैसे कवियों को भी जब उनकी प्रोफाइल जब उनको शैलेशी को दिखी, तो फिर उन्होंने उन कवियों को भी मौका दिया। इसके लिए उनको हम पूरे कवि समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरे लिए, जैसा आपने कहा कि कौन सा ऐसा मोमेंट था, तो मैं जितनी बार गया मुझे लग रहा है कि मैं एक स्पेशल मोमेंट में जी के आया हूँ उनके साथ में। जब मैं जाता था तो फिर उनके साथ वैनिटी वैन में एक पहले मुलाकात होती है किसी भी एपिसोड से पहले, तो उस मुलाकात के दौरान मतलब 1-1.5 घंटे की वो मुलाकात, जिसमें हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी। हम लोग कैसे टीवी पे परफॉर्म करें, कैसे हमें समाज में रहना है, ये तक भी वो हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इस मंच पर कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है तो ये अपने आप एक बहुत ही आनंदमय बात है, बहुत ही गरिमामयी बात है। बाकी अगर आपने अभी जैसे कि कहा कि आप एक गीतकार हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आपका कल इनका एक बीती शाम एक गाना रिलीज़ हुआ है, राम दे दो मुझे राम दे दो। जी, मुझे राम प्यारे राम प्यारे हैं मुझे राम दे दो। तो वो गाना लिखने की कहाँ से आई आप में, वो आपके पास वो प्रेरणा? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये भी मुझे साझा करना पड़ेगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। दरअसल एक हमारे कुशीनगर के एक हमारे मित्र हैं अभिषेक त्रिपाठी,
वो सिंगर हैं, बहुत अच्छा, मतलब अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हूबहू सोनू निगम गा रहे हैं। वो इतना अच्छा लिखते हैं, मतलब गाते हैं। तो मैंने उनको एक राम भजन, उन्होंने मुझसे डिमांड की थी कि आप मुझे एक राम भजन लिख के दीजिए, तो मैंने उनको एक राम भजन लिख के दिया। लेकिन उसी राम भजन को लिखने से पहले कुछ लाइंस थी जो मुझे क्लिक कर रही थी। मैंने उनसे शेयर किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो गाना है वो थोड़ा सा एक अलग रिदम में रहेगा, तो उस पर ये परफेक्ट नहीं आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको एक दूसरा भजन लिख के दे दिया। वो लाइंस मेरे मन में गूंज रही थी और वो यही पंक्तियाँ थी कि जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तो ये जो पंक्तियाँ थी, फिर उसके बाद फिर मेरे एक और मित्र हैं विकास चतुर्वेदी जी, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इस वक्त करीब 30 फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर की तरह वो काम कर रहे हैं। तो मैंने विकास जी से जब डिस्कस किया तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने उसको यूं ही टेबल बजा के कंपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे, फिर कहा कि आप इसे लिखिए। तो मैंने थोड़ा सा अपनी चेयर पीछे खींची, थोड़ी देर में तकरीबन 20 मिनट के अंदर मैंने उनको पूरा वो भजन लिख के दे दिया। उन्होंने रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर अभिनय भी आपको करना है। तो गाया उन्होंने है, लिखा मैंने है, अभिनय मैंने किया है और वो आप सबके सामने है। और उसमें जो आपने वो लाइन लिखी है, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, तो किससे राम मांग रहे हैं आप? राम तो सबके हैं। देखिए क्या होता है ना, एक जो भक्त का जो हृदय होता है वो बड़ा ही कोमल होता है। बिल्कुल। भक्त को नहीं पता है कि हमें किससे क्या मांगना चाहिए। हम ये जानते हैं कि जिस प्रकृति ने हमें हमारा शरीर दिया है, हमें हमारा परिवेश दिया है, इसी प्रकृति ने हमें हमारा ईश्वर भी दिया है। बिल्कुल। मैं उसी प्रकृति से ये मांगने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो। तो ये मौका क्यों चुना रिलीजिंग के लिए अभी? क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, तो कहीं वो था जहन में कि हाँ था, बिल्कुल था। इसलिए भी था क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि अगर हमने कुछ लिखा है और अगर आप जैसे हमारे 100 मित्रों ने कहा कि ये बहुत अच्छा लिखा है, तब फिर मेरी एक जिम्मेदारी भी बनती है, मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊँ। अगर उसमें मुझे किसी ने कमी बता दी होती तो मैं कोशिश नहीं करता कि ये पहले रिलीज़ हो, मैं चाहता कि ये बाद में आराम से हम इसे रिलीज़ करेंगे। लेकिन लोगों को मैंने सुना है, लोगों ने कहा ठीक है, तो इसलिए भी हम रिलीज़ कर रहे हैं। और इसको मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा था और वो पूरी तरीके से वो फाइनल भी हो गया था। लेकिन उसमें पता चला कि उसमें 40 दिन का समय लगेगा उसके प्रोसेस में। तो उन 40 दिनों को मैंने सोचा कि तब तक तो 22 तारीख भी निपट जाएगी, तो इससे बेहतर हम इसे पहले रिलीज़ कर लें। तो हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करना पड़ा। तो सिंगर विकास चतुर्वेदी जी के ऑफिशियल पे यह भी रिलीज़ है। जी, जैसे कि अभी हमें पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का वहाँ जहाँ जन्म स्थान है अयोध्या में, वहाँ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, जिसका पूरा श्रेय लगभग लोग मतलब जितने भी लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं और देना भी चाहिए। क्योंकि इस दिन का मुझे लगता है कि सभी सनातनी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभु श्री राम के प्रति वो आत्मीय जुड़ाव भी देखने को मिलता है। तो कैसे उनको बधाई देना चाहेंगे अपने अंदाज में? अब जिस समय का इंतज़ार आज पूरे 500 वर्षों से था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, राम जी से संबंधित उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की, उन जैसे, और वो तो एक बहुत बड़ी इकाई है, मैं एक बहुत छोटी इकाई होने के नाते, मतलब हम जैसे और उन जैसे तमाम ऐसे कवियों ने राम जी को लाने की पूरी कोशिश की। हमारे समाज के हर व्यक्ति ने राम जी को लाने की कोशिश की। ये बड़ी अच्छी बात है कि है अवध कांतिमय राम आने को है अवध कांतिमय राम आने को है, मिट गया मन का भय राम आने को है, युग युगों का ये वनवास पूरा हुआ, आ गया शुभ समय राम आने को है। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। इसी के साथ मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अगर हास्य प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो इन दिनों देखते हैं कि हास्य और व्यंग किन मुद्दों पर नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे गलत तो मुझे तब लगता है जब हास्य कविता को हम स्टैंड अप कॉमेडी तक तो ठीक है, ठीक क्या है, वो बेहतर है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब उसमें वल्गैरिटी आने लगती है, बिल्कुल, तब मुझे लगता है कि ये अति हो रही है और इसको नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी भी अगर कार्यक्रम में होता हूँ, इसीलिए मैंने तमाम ऐसे शोज़ में बतौर चीफ गेस्ट जाना भी मैंने छोड़ दिया है जहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर फूहड़ता होती है।
और मैंने कई लोगों को समझाया। कई बार तो मैं आधे आधे शो से मैं उठ के चला आया, तो लोगों को पता भी चला, कई लोगों ने ये सब करना छोड़ भी दिया। लेकिन जिन्होंने नहीं छोड़ा है, मेरी आपसे अपील है कि आप लोग समाज को बिगाड़ने के लिए आप ये द्व्यर्थी संवादों का प्रयोग करना बंद कर दें। और जिस तरीके से आप अगर कुछ गलत बोलते हैं तो आप वो वीडियो अपने घर तक भी ना दिखा पाएँ, तो फिर क्या फ़ायदा है आपकी कला का और आपकी संस्कृति का। जैसे हिंदू देवी देवताओं का भी काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है, चाहे वो फिल्म में हो या फिर स्टैंड अप कॉमेडीज़ में हो, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ईश्वर के प्रति आस्थावान होना ये हम सबका कर्तव्य है। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि लोग सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, हो सकता है कोई अन्य धर्म के देवी देवताओं का या उनके जो धर्मगुरु हैं, अगर उनका भी अगर कोई मजाक उड़ाता है तो ये सब गलत होता है। और आप अपने धर्म को संजोकर चलें, अपने धर्म के साथ साथ दूसरे के धर्म का भी आप सम्मान करें, ऐसा मेरा मानना है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चूंकि लोगों ने हिंदू धर्म को टेकन फॉर ग्रांट लेना शुरू कर दिया है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बहुत ही लिबरल धर्म है, यहाँ फतवा जारी नहीं होते, यहाँ पर कोई बहुत ऐसा रूल नहीं है कि आपको ये चीज़ करनी ही है। और लोगों ने इसको बहुत ही ज़्यादा इजी वे में लेना शुरू कर दिया है कि हाँ ठीक है, मजाक उड़ाना भी लोगों ने बहुत ही इजी समझ लिया है। देखिए, अब चूंकि मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूँ, मैं कई बार मैं जाता हूँ, मैं मंदिर में बैठ के मैं 2-2 घंटे अपने ऐसे ही बिता देता हूँ, चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ। कभी घर में अकेला होता हूँ तो फिर मैं घंटों तक बैठ के मैं सोचता रहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो मेरा जो मन है, इसको मैं किसी ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट कर पाऊँ जिससे मेरा उद्धार हो और समाज के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी किसी भी धर्म का अगर अपमान करता है तो ये गलत है, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपका तभी साथ देंगे जब आप पूरे समाज को एक डोर में बांध के चलेंगे। और आप आने वाली पीढ़ी को भी आप अगर आपने भक्ति सिखा दी, आपने आस्था सिखा दी, तो ये समाज बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। खैर, अगर इन सारे मुद्दों को साइड रखें तो आपका एक और रूप है जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा या बहुतों को पता भी होगा। जैसे कि जो शेखर जी हैं, इन्होंने आईपीएल में कमेंट्री भी की थी। तो मैंने देखा आपके बहुत सारे फोटोज़ थे क्रिकेटर्स के साथ और ऐसे तमाम हस्तियों के साथ। तो क्या था वो आईपीएल मोमेंट, कैसा था वो? क्या था कि अभी जब 2023 का जब आईपीएल था तो उसमें लखनऊ सुपर जायंट्स, जो लखनऊ की टीम है, हमारे यूपी और बिहार वालों की जो टीम है, तो ठेठ भाषा में अगर कहें तो वो जो भौकाल मचा रखा था उस आईपीएल ने, तो उसमें मुझे एक ये मौका मिला था कि मेरे नाम मतलब मुझे एक कैरेक्टर मिला था जिसका नाम था फिरकी कुमार। फिरकी कुमार के कैरेक्टर को मैंने कविताओं के माध्यम से बांध रखा था, जिसमें मैं कमेंट्री तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं एक इंटरेक्शन जरूर करता था जिसमें लखनऊ की जनता या फिर हमारे यूपी बिहार की जो पब्लिक होती थी उसको हमारे प्लेयर्स से मिलाने का काम था। मतलब जो हमारे यहाँ की खास बात है या फिर जो हमारे प्लेयर्स की खास बात है उसको हम कविताओं के माध्यम से बांध के इधर उधर आपस में उनको मिलाने का काम करते थे, जिसके तमाम सारे वीडियोज आपको लखनऊ सुपर जायंट्स पे फिरकी कुमार के नाम से मिलेंगे। तो उस टाइम पे क्रिकेटर्स के साथ आपका काफ़ी राब्ता रहा, तो उस टाइम की कोई स्पेशल मोमेंट किसी क्रिकेटर के साथ? मुझे कुछ लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, जिसमें मोहसिन खान थे, गौतम गंभीर जी थे और कुणाल पांड्या थे, तो इन सब का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो बहुत प्रभावित करते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल। अब जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया कि आपका कल एक गाना रिलीज़ हुआ है, तो आगे बॉलीवुड के और कोई प्लान्स? हाँ, प्लान्स तो हैं। अभी भोजपुरी की 3 फिल्में मुझे साइन करनी है, क्योंकि अभी क्या होता है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बतौर गीतकार? हाँ, बतौर गीतकार। या अभिनय भी देखने को मिलेगा? अभिनय नहीं देखने को मिलेगा, वो तो मजबूरी में हुआ, क्योंकि ये जो आपने जो कल मेरा रिलीज हुआ मुझे राम दे दो, ये जो गाना आया है, तो इसमें मैं अभिनय करना नहीं चाह रहा था। पर बहुत अच्छा किया आपने, नहीं चाहते हुए भी। लेकिन जिनको अभिनय करना था उनकी अनुपस्थिति थी, हम लोगों को गाना जल्दी रिलीज करना था, तो मुझसे बोला गया कि ये आप ही को करना है। चलो ये भी मैंने किया जी। नहीं, वो लेकिन बहुत अच्छा मैं अगर बताऊं कि आपने। मेरे बचपन की जो मेरी इच्छा थी वो मेरी अभिनय की थी। मैंने राजपाल यादव को पार्टनर मूवी में देखा था, तब मेरी उम्र होगी 9 या 10 साल की। तो जब मैंने उनको देखा तब मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या मैं नहीं बन सकता। फिर मैंने अपने घर पे वो इच्छा जाहिर की, हालांकि घर वालों ने भी उसमें सहमति जताई, लेकिन मैं कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं पाया। लेकिन अभिनय का मेरा मन था,
खैर ईश्वर ने वैसे मुझे मंचों पर लाके एक अभिनय ही करना पड़ता है। कविता के बीच में भी कविता की परफॉर्मेंस जब हम देते हैं तो वहाँ पर भी हमें अभिनय ही करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही सही कही आपने। जैसे कि आपका ये जो वीडियो ठंड है प्रचंड है अभी जिस तरह से वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग है, और आपने कहा कि आपके और भी सारे वीडियोज़ हैं जो वायरल हो रहे हैं, तो वायरल होना और उस चीज़ को बरकरार रखना कितना प्रेशर रहता है? मैं अपने मेरे जितने भी मेरे जानने वाले लोग हैं मैं उनसे हमेशा ये कहता था, और ये मेरी ईश्वर से भी पहले से विनती थी कि मुझे कभी वायरल मत करना क्योंकि वायरल होना बहुत आसान है, लेकिन उस वायरलता को बरकरार रखना ये बहुत कठिन है। तो उसको मेंटेन करके रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ठीक है, अगर ईश्वर ने ऐसा चाहा है, अगर उन्होंने चीज़ें बहुत अच्छी की हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सभी जानते हैं कोई भी चीज़ पल में आती है, वायरल हो जाती है। कुछ लोगों को अच्छी लगती है तो लोग उन्हें अर्श पर बिठा देते हैं, कुछ अगर बुरी लगती है तो उसी हिसाब से ट्रोल भी करते हैं, हेट भी देते हैं। तो उन सब का सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी नज़रों में? देखिए, हम जब कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं, जैसे ऐसा नहीं है, इससे पहले भी हमारे तमाम सारे वीडियोस इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट करता था, लेकिन उन पे वो रिएक्शन नहीं रहता था। हाँ, मैंने चुनाव के समय पे कुछ ऐसे मेरे वीडियोस थे, उन रील वीडियो के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते थे, बहुत अच्छे उनके व्यूज़ भी आते थे, लाखों में जाते थे। लेकिन फिर बीच में एक ब्रेक हुआ, ब्रेक के बाद ये वाला मेरा वीडियो उठा। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको इसको मेंटेन करके रखना है तो फिर आपको अपनी ऑडियंस को वैसा ही मटेरियल देते रहना पड़ेगा जैसा उसकी डिमांड है और जिसको उसने प्यार दिया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी ऑडियंस को मैं उससे अच्छा कंटेंट दे पाऊँ, उससे बेहतर कंटेंट दे पाऊँ। बस जैसे एक ये युवाओं के लिए भी मैं युवाओं की तरफ से आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आजकल होता है कि किसी की एक वीडियो चल गई, युवा हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, फिर वो अपने आप को एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करियर ऑप्शन के रूप में देखने लगते हैं। तो वैसे जो युवा हैं उनको आप क्या कहेंगे कि मतलब एक होता है ना, लोग अपनी डिग्री भी छोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो अपनी डिग्री, अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं जस्ट फॉर सोशल मीडिया। तो वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात हो, चाहे एक कवि की बात हो, या राइटर की बात हो, या फिर अन्य कला के क्षेत्र में, अन्य साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात हो, खासकर हम फैसले तभी लेते हैं जब हमारी उम्र होती है 17-18 साल की। बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि आप चाहे जितने भी परफेक्ट हैं, लेकिन अगर आपके घर वाले आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप पहले वो बन जाइए। उसके बाद में अगर आपको, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रोफेशन में आपको 2 दिन की 1 दिन की छुट्टी नहीं मिलती, सैटरडे संडे की छुट्टी आपको हर प्रोफेशन में मिलेगी। और ये तो वैसे भी एवरग्रीन प्रोफेशन कहा जाता है। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने घर वालों से पूछ लीजिए कि वो आपको बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कि नहीं बनाना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते तो मत बनिए, क्योंकि मैंने ही कभी लिखा है कि एक विषय पर सबकी सहमति कभी कभी मिल पाती है, सही दिशा में जीवन को गति कभी कभी मिल पाती है, पैशन को प्रोफेशन करना स्वप्न सभी का होता है, पर घर वालों से ये अनुमति कभी कभी मिल पाती है। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ मैं कहूँगी कि अब बहुत हो गई, बातों का सिलसिला बहुत हो गया। हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे आपके अंदाज में, जो आप वो हास्य और व्यंग करके लोगों को गुदगुदाते हैं, एक बार हमारे ऑडियंस के लिए भी हो जाए। बिल्कुल। वैसे तो मैं पैरोडी का कवि हूँ, तो अगर आप कहेंगे मैं पैरोडी सुना दूंगा। Whatever you want। ओके। एक मुद्दा जिसे बहुत तूल पकड़ाया गया, सीमा सचिन का। बिल्कुल। उस पर कम ही लोगों ने लिखा, और उन कम लोगों में से मैं भी हूँ। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक जिस वक्त तगड़ी गरीबी पे था, एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था, एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था, एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के ले लिए बाल बच्चे यहाँ आ गई, वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया, चली फिर ब्रेकिंग,
चली फिर ब्रेकिंग है सीमा, सचिन के लिए सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चैट कर लो, यहाँ पे सेट नहीं होती वहाँ से सेट कर लो, बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए सलाह इश्क मेरी है। तो बहुत कंट्रोल था अपनी हंसी को रोकना, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लिखा है आपने और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं आपको ऐसे जाने दूँ। मतलब इट्स लाइक कि आप सुनाते रहें और मैं सुनती रहूँ। नहीं ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे ही कराना है तो आप 2 घंटे का काव्य पाठ कराइए। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर हम इन फ्यूचर इसको ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे। एंड अभी अंत में जैसा कि मैं अपने हर इंटरव्यूज़ में लोगों से पूछती हूँ कि आप मेंटल अवेयरनेस पे, मेंटल हेल्थ पे जो हमारे सब्सक्राइबर है, व्यूअर्स हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मतलब आप कैसे उस चीज़ से डील करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो दौर है, डिजिटल एज है। मैं बता रहा हूँ जी। क्या होता है कि हमारे आपके सामने कई बार ऐसी सूचनाएं आती हैं, कई बार ऐसे समाचार आते हैं कि 14 वर्ष की आयु के बच्चे या 15 वर्ष की आयु के बच्चे आत्महत्या के दौर से गुजर जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके बच्चों को, आपको लग रहा है, अगर आपको आभास हो गया है कि आपके बच्चे में ऐसा कुछ भी है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो आप अपने बच्चों को हमारे कविकुल के जो पुरोधा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आप ऐसे लोगों की, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो मोटिवेशनल उनके गीत हैं, आप उन गीतों को अपने बच्चों तक पहुंचा दीजिए। मेरा मानना है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके बच्चे कभी भी आत्महत्या के दौर से नहीं गुजरेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है और आप हमारे सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहें अपने अंदाज में? जी, न्यूज़ रूम पोस्ट के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा से जिस तरीके से इस चैनल को प्यार देते हैं, आप लोग ऐसे ही बरकरार रखिए और अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी बिल्कुल, और कमेंट भी बिल्कुल कीजिए।